अब मैं क्या बोलूँ, कभी कभी ये सोचेगा मुझे सोचना पड़ेगा व्हाट आई हैव टू स्पीक। लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये लगता है कि जो अधिवक्ता परिषद ने इसको नाम दिया है स्टडी सर्कल, हम सब अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं, कोई जज के रूप में और कोई अधिवक्ता के रूप में, कि हमें केवल वही किताबें और केवल वही चीजें पढ़ते हैं हम जो हमारे सामने कोई पिटिशन के रूप में आता है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हो। तो जिंदगी की इस दौड़ में बहुत बार वो जो क्लासरूम के हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो कहीं खो जाते हैं। तो धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये एक मौका दिया कि दोबारा से एक टीचर से मैंने पढ़ा, कि वो टीचर यहाँ आई और हम सब ने उनसे पढ़ा। तो रितु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रितु जी ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे बच्चों को भी पढ़ाया है, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। जिस जगह पर हम खड़े हैं, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सारे इतिहास रचे हैं, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। और आज बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे कि आज अधिवक्ता परिषद ने इसी एक और प्रयास को आगे बढ़ाया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक और ऐसा प्रयास हुआ कि जो नए लॉ हमारे बने हैं वो हम सब आपस में शेयर करें। भारतीय संस्कृति क्या है कि हम सब शेयर करते हैं। चाहे मैं जज हूं, आप अधिवक्ता हैं, ये हमारे जितने प्यारे से लॉ रिसर्चर्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो इंटर्न्स हैं, जितने भी लोग आए, तो ये जो एक हमारी भारतीयता की एक संस्कृति है कि हम इस चीज को शेयर करते हैं। तो हम शेयर कैसे करते हैं कि उसको नाम आपने दिया है स्टडी सर्कल। सो इट इज सर्कल कि हम सब इकट्ठे बैठे और हम उस चीज को शेयर करें जो हम जानते हैं। तो कोई लेक्चर की क्लास हम नहीं कर सकते, क्योंकि न्याय संहिता और साक्ष्य संहिता, उसकी हर एक चीज जो कि नई आई है, उसकी उसके एक साक्ष्य को या उसकी एक धारा को बताने के लिए आपको एक दिन चाहिए। तो अगर मैं एक टीचर के रूप में या एक जज के रूप में आपको उसकी व्याख्या करने लगूं, तो शायद ये 30 या 40 मिनट्स में मैं वो नहीं कर सकती, और इसलिए मैं उसका प्रयास भी नहीं करूंगी। मेरा मेन मकसद यहाँ पर आने का और आपको हृदय से धन्यवाद करने का ये है कि मैं आप लोगों से इस बात को शेयर करूं कि आखिर मुझे इस नए कानून से एज अ जज क्या फर्क पड़ता है। नॉर्मली जो एक संस्कृति बन गई है मेनू की, सो आई had to ask before every lecture when I went to Delhi University or I went to Banaras or I have come here, that people will think that am I here only because I have been called for a lecture. So should I share with you that I have been asked by Mr. Podar to give a lecture, so I have to give a lecture. But no, I am not like that. I am here to tell you how it makes a difference to me as a judge. मुझे क्या फर्क पड़ता था कि आपने मुझे आईपीसी दी थी और अब आपने मुझे न्याय संहिता दी है। मुझे क्या फर्क पड़ता था कि आपने मुझे इंडियन एविडेंस एक्ट दिया था और अब आपने मुझे साक्ष्य संहिता दी है। मैं तो एक जज हूं ना। तो एक नॉर्मल जो आप लोगों की एक हमने पढ़ा भी है और हमने लिखते भी हैं और हम ये लेक्चर भी देते हैं कि जजों का काम लॉ बनाना नहीं है। तो जब जजों का काम लॉ बनाना नहीं है, तो लॉ से ऐसा लगाव क्यों है आपको मतलब क्या है कि नया कानून आए तब और पुराना कानून आए तब? तो आपको करना क्या है? आपको लॉ की किताब पकड़नी है, पिटिशन पर उसके फैक्ट्स के ऊपर आपने उसको पेश करना है और आपने उसका फैसला देना है। लेकिन फैसला करना इतना आसान काम कभी नहीं होता। ऐसा लगता है लोगों को कि जज का काम बड़ा आसान होता है, जैसे जज सुबह आते हैं और शाम तक सिर्फ यहाँ पर आपकी बातें सुन के और घर चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सुबह पढ़ के आते हैं, शाम को फैसले लिखते हैं और छुट्टियों के दिन भी थोड़ा बहुत काम करते हैं। फर्क क्यों पड़ता है कि मैं पुराने से फैसला करूं या नए से फैसला कर लूं? करना तो मुझे फैसला ही है ना, लेकिन ये काले अक्षर नहीं होते। जब आप एक जज होते हैं, जब आप एक सेंसिटिव जज होते हैं, तो लॉ
जो आपको दिया जाता है, आप उसको कभी पिटिशंस पर नहीं लगाते, आप इंसानों पर लगाते हैं। क्योंकि जो लोग, जो फाइलें आपके सामने होती हैं, वो महज फाइलें नहीं होती, वो लोगों की, कभी किसी की वो जर्नी होती है, जो जर्नी वो आपको बता नहीं पाते। क्रिमिनल लॉ के बारे में जब हम बात करते हैं, तो क्रिमिनल लॉ उतना आसान या सटीक या बिल्कुल 2+2 कभी नहीं होता। वो हमेशा वो चीजें होती हैं जो आपको पढ़ने से के लिए नहीं मिलती आपकी पिटिशंस में, क्योंकि एवरी पिटिशन दैट नॉक्स एट द डोर ऑफ अ कोर्ट हैज अ जर्नी बिहाइंड इट, और उस सब जर्नी में हर एक के पांव में छाला होता है, हर एक की आंख में आंसू होता है, चाहे वो एक पार्टी हो और या दूसरी। कोई जज जो इस चीज को देख पाता है, वो वास्तव में, वास्तविकता में एक जज होता है। तो जब इंडियन पीनल कोड हम पढ़ते थे, जब हम भी कभी छोटे थे और हम भी कभी पढ़ते थे, तो अपने कॉलेज के कॉरिडोर्स में अभी तक मुझे याद है कि हम ये बातें किया करते थे कि हमें अंग्रेजों का कानून पढ़ाना चाहिए। फिर हम मैजिस्ट्रेट बन गए, तब भी हम ये कहते रहे, फिर एएसजे बन गए और आज हाईकोर्ट के जज बन गए, तो तब भी यही कहते थे कि अंग्रेजों का कानून पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजों का कानून पढ़ा जा रहा है, अंग्रेजों का कानून अप्लाई किया जा रहा है। मगर हम में से बहुत सारे लोगों ने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम इस कानून को बदलें। इसीलिए जब ये कानून बदला गया, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेज हुए कि आखिर क्यों। तो जैसे आपने पूछा आखिर क्यों, मैंने उतना नहीं पूछा, क्योंकि मैंने अपने मैजिस्ट्रेट की जर्नी से, जब मैं 23 साल की थी और अब तक मैंने जो जर्नी को झेला है और जो उन सिचुएशंस को झेला है जो आईपीसी में आंसर्ड नहीं थी, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में आंसर्ड नहीं थी, तब मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे इसे क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये कानून क्यों आया। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जैसा मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा नहीं सकती, मैं पढ़ाने की मेरी कोई इंटेंशन भी नहीं है, और जितने भी वकील होते हैं वो बहुत पढ़े पढ़ाए होते हैं और उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, और आजकल लॉ रिसर्चर्स हैं वो भी पढ़ा लेते हैं। मैं आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जिससे आपको ये पता चले कि आखिर इस नए कानून की एज ए जज हमें जरूरत क्या थी। आप एज ए जज मुझे कानून ए देंगे तो मैं ए अप्लाई करूंगी, तो अगर वो ए कानून अंग्रेजों के नजरिए से लिखा गया है, तो मैं उसको उसी नजरिए से भारतीयता पर, भारतीय जो परिप्रेक्ष्य में उनके कानून को मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगी, तो वो मुझे कभी वो नतीजा नहीं देगा जो नतीजा मुझे भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीयों के संदर्भ में, उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले के वक्ताओं ने आपसे ये बताया कि पीनल कोड और न्याय संहिता, इसमें फर्क होता है। ये हम सब अभी तक समझ चुके हैं पिछले 1.5 घंटे। लेकिन न्याय क्या होता है, ये हम सब बहुत बार जज बन जाते हैं, हम बहुत बार, बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं, मगर न्याय की जो एक्चुअल परिभाषा है, जो भारतीय परिभाषा है, उस परिभाषा को हम अभी भी समझ नहीं पाते। तो जो मेरा पहला केस एज जज मेरे पास आया, तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि people never thought that I am a judge when I entered the court because I was very young. तो जब पहला केस मेरे पास आया, तो वो दो भाइयों के बीच में झगड़े का केस था। उन्होंने क्रिमिनल केस भी फाइल किए हुए थे, और जब वो मेरे पास आए तो एक बहुत ही छोटी सी इस बात पर वो लड़ाई कर रहे थे कि जो उनके घर का वाटर टैप है वो किस साइड पर लगेगा। तो मुझे ऐसे जज, मुझे ऐसे लगा कि मुझे कोई न्याय संहिता या मुझे कुछ भी खोलने की तो जरूरत ही नहीं है, इसको सिर्फ न्याय की जरूरत है। और वो न्याय क्या था? न्याय ये था भारतीय परिप्रेक्ष्य में कि मैंने उन दोनों को बिठा के मैंने उन्हें ये कहा, आप ब्रदर हैं, आपको अपना बचपन याद है, आपको अपनी बचपन की लड़ाइयां याद है, और आपको क्या ये याद है कि आज आपकी मदर जो बाहर बैठी हुई है, हाउ शी इज फीलिंग व्हेन बोथ ऑफ यू आर फाइटिंग ओवर दिस। Both of them decided over a common place where they can have the tap. But it was a very big thing, it was not a big deal. मगर न्याय क्या था? ये
एक्चुअल न्याय था कि उनकी मदर और वो दोनों भाई अपने घर एज फैमिली गए। तो आप ये समझ लीजिए कि पीनल कोड और न्याय और भारतीयता के संदर्भ में न्याय क्या था कि आपने एक फैमिली को बचाया था, आपने एक भाइयों के संस्कार को बचाया था और आपने एक्चुअल न्याय किया। तो क्या न्याय की परिभाषा केवल ये है कि मैं लोगों को बिठाऊं और उनके फैसले करा दूं? तो हर बार तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब क्रिमिनल केसेस आपके पास आते हैं तो जो फर्स्ट रिएक्शन एज अ जज, एज अ मैजिस्ट्रेट मुझे शुरू में हुआ कि आपको एक अंदर से एक भावना आती है जब आप किसी को देखते हैं कि अच्छा इसने चोरी की है, अच्छा इसने स्नैचिंग किया है, अच्छा इसने ऐसा काम किया है, तो आपके अंदर एक अलग सा एक भाव आ जाता है अपने आप ही, दैट्स ऑटोमेटिक, यू नो, कि आप अरे ये करके ला रहे हैं, बिकॉज़ द चार्ज शीट दैट इज बिफोर यू इट इज सेइंग समथिंग अबाउट दैट. So that is what the penal code was. So they were telling me he has committed mistake, please put him in jail. And I was thinking to myself that this person who's 19 years of age, when I'm sending him to jail and he is inside the jail with hardened criminals, am I doing justice either to the society or to him? So what was I doing by sending him to jail? What was I doing? I was penalizing. I was not doing justice. Because I did not know why he committed this mistake. I did not know, I did not try to know as to why he has committed theft. What was his family background? And this is the scope that this IPC, this is the new Nyaya Samhita gives to you, because the focus of the Nyaya Samhita is on Nyaya, not penalization. जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में न्याय, अगर आप पुराना अपना अर्थशास्त्र पढ़ें, अगर आप अपने पुराने ग्रंथ पढ़ें जो आपको न्याय के बारे में बताते हैं, आपकी न्याय प्रणाली के बारे में बताते हैं, तो वो आपको ये बताएंगे कि हमारा हिंदुस्तानियों का कभी भी फोकस सत्ता पर नहीं था, हमारा हमेशा फोकस रिफॉर्म पर था। तो क्योंकि ये रिफॉर्म पर हमारा फोकस था, इसलिए जो नए कानून आए और उन्होंने रिफॉर्म पर फोकस किया, उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि जज भी अब लीगली और लेजिटिमेटली दे कैन गो बिहाइंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड दे कैन गिव punishment accordingly, or they can ask them to do social service. That is न्याय, because that person जिसे आप समझते हैं कि वो एक क्रिमिनल है, he will be able to be in the mainstream, वो दोबारा केवल पश्चाताप करेगा, क्योंकि पश्चाताप ही हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो पश्चाताप पर हमारा फोकस होता है, वो फोकस को आप पाएंगे कि न्याय संहिता में वो फोकस आपका अब पश्चाताप पर भी है और रिफॉर्म पर भी है। और यही भारतीयता की पहचान है और यही भारतीयता की ड्यूटी है कि आज एज ए जज मैं अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर सकती हूँ। जैसे मैंने बोला कि जज की जिंदगी कोई आसान नहीं होती, क्योंकि वकील एज ए वकील आप अपना केस आर्ग्यू कर सकते हैं और आप जा सकते हैं, एबीपी अपना केस आगे कर सकते हैं और जा सकते हैं, और आप अपने क्लाइंट को ये बोल सकते हैं कि भाई मैंने अपना बेस्ट कर दिया, मुझे तो ये समझ में आया, मैंने अपना बेस्ट कर दिया। लेकिन जब जज को कोई फैसला करना होता है तो वो कभी भी आपको ये नहीं कह सकता कि आई एम सॉरी इसमें ना ये वाली धारा नहीं है तो मैं इसको डिसाइड नहीं कर सकता, आई एम सॉरी इसके अंदर ये प्रावधान नहीं है तो मैं इसको डिसाइड नहीं कर सकता। तो ये सिचुएशंस मैंने फेस, ये सिचुएशन मैंने अपने 33 इयर्स ऑफ जर्नी एज अ जज मैंने फेस की है, जब मैंने अपने आप को लाचार पाया है। और इसलिए अगर आपकी जुडिशरी अपने आप को किसी पॉइंट पर, किसी धारा पर, किसी परिप्रेक्ष्य में अपने आप को लाचार पाती है, तो वो आपके लिए, फिर आपके कॉन्टेक्स्ट में इस सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में आपके स्टेट के लिए, और फिर आपके स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में आपकी कंट्री के लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि वकीलों का एम्पावर्ड होना और जजों का एम्पावर्ड होना इस देश की बैकबोन है। अगर आप अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने स्थान में लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जिस तरीके से की आपको जरूरत है, तो फिर उस तरीके के लॉ का कोई फायदा नहीं।
चेन स्नैचिंग, जब मैं व्हेन आई वाज अ मैजिस्ट्रेट, इट इज अ बिग एरिया। मतलब हमें बड़ी छोटी सी एक चीज लगती है कि चेन स्नैचिंग तो बहुत छोटा सा ऑफेंस होता है, लेकिन जब आपके पास चेन स्नैचिंग जैसा ऑफेंस परिभाषित नहीं था, तो आप ये एज अ लॉयर आप नहीं समझ पाएंगे कि जज को कितनी मुश्किल होगी उस चीज को थेफ्ट में लाने का या थेफ्ट में ना लाने का। उसको कितनी मुश्किल होती होगी उसके चार्जेस फ्रेम करने का, उसको प्रूव कराने का। कितनी मुश्किल होती होगी जब आप किसी को ये कहते हैं कि आप सोशल सर्विस करिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जेल, क्योंकि आपके पास वो प्रावधान नहीं था। सो आई कैन शेयर दिस विद यू दैट इन द ईयर, आई थिंक इट वाज प्रोबेबली द ईयर 2002, 2002 में दिल्ली में किसी रिलीजियस प्लेस के बाहर कोई एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें जो यंग बच्चे थे उन्होंने कुछ हुड़दंग मचाया था और उन्होंने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज उनसे हुई थी। तो जब वो केस मेरे पास आया तो उनके पेरेंट्स आए, तो मुझे उन्होंने ये कहा कि बच्चों से गलती हो गई है तो आप इनको माफ कर दीजिए। तो एज ए जज मेरे पास माफी देने का तो हक नहीं था। अब मुझे ये जो आप सोचते हैं कि जजेस आर ऑल पावरफुल, जजेस ऑल्सो हैव देयर डेज व्हेन दे हैव डायलेमास, when they think कि मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं, मैं ये करूं या वो करूं। क्योंकि जजेस जो इंडियन जजेस होते हैं उनके दिमाग में, क्योंकि वो उनको ग्रो ऐसे करते हैं कि उनके दिमाग में न्याय ज्यादा और पेनल्टी कम होती है, पश्चाताप ज्यादा और पेनल्टी कम होती है। तो शायद मेरे माता पिता ने भी मुझे उसी प्रकार से बड़ा किया है, तो मेरे माइंड में भी पश्चाताप ज्यादा और किसी को जेल भेजना कम था। लेकिन उस वक्त मेरे पास ये न्याय संहिता नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं जो भी फैसले करती हूँ उसमें मेरा हाथ कम और ऊपर वाले का फैसला ज्यादा होता है। बहुत सारे केसों की खुद की डेस्टिनी होती है, लोगों की डेस्टिनी तो अपनी होती ही है। तो मैंने 2002 या 4 होगा, आई रियली डोंट रिमेंबर, तो मैंने उसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने उन्हें सोशल सर्विस करने का ऑर्डर किया और मैंने कहा कि आप सोशल सर्विस करिए, और मैंने उनकी बेल कर दी। आई वॉज क्रिटिसाइज्ड ऑन एवरी फोरम। So criticism is something that is not very, like, I'm very familiar with it. I am criticism proof also now. So I was criticized a lot for this, that something which is not in black and white in the law. So how could a judge make its own law, and that too when I was not a High Court judge? I was not a High Court judge at that time. Despite that kind of criticism, and there was nothing that I could have done anyway, because I had anyway passed the order. The order was never challenged, the order was never set aside, fortunately. But I really shudder and I think, I suppose if that order would have been challenged, and suppose if somebody would have taken a view that who is this judge जो कानून है नहीं तो अपना कानून बनाने का बड़ा शौक है। कानून कैसे बना दिया आपने इन्हें बेल कैसे दे दी, आपने इन्हें सोशल सर्विस करने की शर्त पर आपने इन्हें बेल कैसे दे दी। बट फॉर्चुनेटली वो केस कभी भी कहीं भी वो चैलेंज नहीं हुआ। तो जो छटपटाहट मुझे 2003 या 4 में थी, जब मैंने वो काम, ये समझ लीजिए कि एक जज ने इलीगल किया था, क्योंकि वो कहीं पे लिया हुआ नहीं था। तो क्या बोलते हैं कि those who help themselves God also helps them। तो उन्होंने शायद मेरी हेल्प भी वहीं से आती है, मेरी शक्ति भी वहीं से आती है। So I think it was divine, that it was divine intervention that I thought कि इन बच्चों को जेल नहीं जाना चाहिए, इन बच्चों को पश्चाताप करना चाहिए, इन बच्चों को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। तो जो छटपटाहट मुझे आज से 20 साल पहले महसूस हुई, आज से 10 साल पहले महसूस हुई, आज मैं अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करती हूँ कि मेरे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले, अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले भी लॉफुली, लीगली, अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपने ही बच्चों को, जिससे कभी कभी गलती हो जाती है, जो माफी के लायक होती है, उसको वो इस तरीके के प्रावधान में उसको यूज करके और उनको जेल भेजने की बजाय उन्हें अपने पास बुला लें, उन्हें उनकी फैमिलीज के पास भेज दें,
उन्हें पश्चाताप कराएं ताकि उनकी जिंदगियां कभी खराब ना हो। इसके अलावा पीनल कोड में बहुत सारी जो भी डिफरेंसेस हुए हैं, वो सारे डिफरेंसेस आपको रितु जी बता चुकी हैं और परेश जी बता चुके हैं। मैं उसे बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूंगी, बिकॉज आई हैव अ वेरी अर्जेंट ऑर्डर टू गिव, और आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट समथिंग ऑन द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो आपकी साक्ष्य संहिता है। तो साक्ष्य संहिता में जो भी चेंजेस हुए, आप इस बात को भी मानिए कि बहुत बार जजेस के बारे में ये भ्रम भी होता है, धारणा भी होती है, क्योंकि जजेस को लोग जान नहीं पाते। हम लोग ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लोग हमसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अलग मायने से निकलने लग जाते हैं। तो लेकिन बहुत बार जो कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि प्रोवाइडेड नहीं होते, जिसका कहीं पर भी उससे कोई सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ होता, तो उसको बहुत बार आप उस तरीके से, उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके आप उसका फैसला उस तरीके से नहीं दे पाते जो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है, क्योंकि जज से सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है। एज अ लॉयर, एज एन अधिवक्ता, शायद आपको जज की लिमिटेशंस पता होती है कि जज ये नहीं कर सकता था, जज केवल यही कर सकता था, लेकिन जो कॉमन लोग होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है कि जज को ये करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जज भगवान है, जबकि जज कोई भगवान नहीं होते, जज इंसान होते हैं और बिल्कुल इंसानों जैसे ही रहते हैं, उनके इंसानों जैसे डायलेमास होते हैं और वो इंसानों की तरह ही रहते हैं। जजेस आर नॉट गॉड्स। सो देयरफॉर जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस हमारे लॉ में मेट आउट होती हैं। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में कोई प्रोविजन ऐसे नहीं थे जिनको यूज करके कोई जज आपको उन एक्सपेक्टेशंस के अप टू दैट एक्सपेक्टेशंस आ सकता कि हम ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब साइबर क्राइम्स होने लगे, तो जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था, वो इक्विप्ड नहीं था साइबर क्राइम से निपटने के लिए। आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी आए, तो हर एक्ट अपने बचपने की स्टेज में है कि हर एक्ट ने अभी टेस्ट होना है, हर एक्ट ने अभी कोर्ट में जाना है, और हर एक्ट को परखा जाना है कि अभी ये किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिर इस बात को भी आप मान के चलिए कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जजेस से, पुलिस से और अधिवक्ताओं से बहुत तेज होते हैं। तो अगर हम हमेशा उनसे एक स्टेप पीछे रहते हैं, एंड दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि हम उनसे एक स्टेप हमेशा पीछे रहते हैं, क्योंकि हम अगर उन्हें एक चीज के लिए हम उन्हें पनिश करते हैं, तो उनको पता है कि अब एक ही पनिशमेंट हो जाएगी, तो वो भी करते हैं। तो इसलिए हम हमेशा लैग बिहाइंड करते हैं। तो अगर हम हमेशा लैग बिहाइंड करते हैं, तो हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि आपका जो कानून है, वो कानून ही उस चीज को समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता। जब सोच नहीं पाता तो फिर आपको उसका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? तो इसलिए जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम्स, फेक, डीप फेक, ये जिस तरीके की चीजें जब आने लगी और वो यूज होने लगी, तो उसका कोई भी जोड़ या तोड़ जजेस के पास तो नहीं था। और वो किस चीज को अफेक्ट कर रहा था? आप समझते हैं कि आप मुझे अगर ऐसा कानून दोगे जिससे मैं आपसे न्याय नहीं कर सकूं, तो फिर मैं तो न्याय नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मैं तो लॉ नहीं बना सकती। तो आपकी एक्सपेक्टेशन या आपका ट्रस्ट इन जुडिशरी का होगा, और जब लोगों का जुडिशरी में ट्रस्ट कम होना शुरू हो जाता है और क्रिमिनल्स की जब उनका साहस बढ़ जाता है, तो वो अल्टीमेटली हमारी फैमिलीज के लिए और हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट में जितनी कमियां थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए ये जो नए नए क्राइम्स हो रहे हैं, उन क्राइम्स से हमें निपटने के लिए हमें एक नए कानून की जरूरत थी। और जो आपका जो साक्ष्य, जो नया अधिनियम आया है, वो उसका एक बिफिटिंग रिप्लाई है। तो ये रिप्लाई इसलिए बिफिटिंग है ताकि जो जज हैं आपके, वो अपने आप को लाचार महसूस ना करें, वो अपने आप को ऐसा महसूस ना करें कि मैं इसमें क्या करूं, अब मेरे पास लॉ नहीं है, या मैं किसी को मैं रिलीफ नहीं दे सकता, बिकॉज आई कांट से आई कांट गिव रिलीफ टू यू, आई हैव टू डू समथिंग और द अदर। So, to my mind, whatever changes have been made in both the laws, as have been told to you in detail by Ritu ji and Qureshi ji,
They were the need of the hour. और मैंने आपको ये बताया कि एज अ जज मुझे इससे फर्क क्यों पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब और काबिल बन गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब और आपके काम आ सकूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं और अच्छा फैसला कर सकूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस देश की और सोसाइटी के कुछ और काम आ सकूंगी। एंड दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ अ जज। तो फिर जजों की बात हो गई, अब वकीलों की बात कर ली जाए जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। तो वकीलों को, अधिवक्ताओं को इन सब भाषणों की जरूरत क्या है, इस सब ज्ञान की जरूरत क्या है। यहाँ बहुत सारे लोग तो खुद ही ज्ञानी बहुत हैं, तो इस सारे ज्ञान की जरूरत क्या है। तो मैंने जब इस आपसे डायलॉग को अपने शुरू किया था तो मैंने आपसे यही कहा था कि जो भारतीय वर्ड है वही हमारा फोकस था। और जो आपने ये शिक्षा का जो एक सर्कल शुरू किया है वो उस पर भी भारतीयता का फोकस है, शेयरिंग। तो मैंने आज आपसे वो शेयर किया है जो मैं आपसे एज अ जज जब मैं डाइस पर बैठती हूँ तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। अब मैं आपसे वो बताऊंगी जो मैं वो भी शेयर नहीं कर सकती हूँ आपसे व्हेन आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द डाइस, कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ। क्योंकि हमेशा लॉयर्स को कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि जज मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है। कि जज इन व्हाट सेंस दैट when you are arguing a case, you know, we all keep on finding about the judge. So don't try and find out the judge. You don't try to find out about me because I am so unpredictable. I am very unpredictable. आपको फोकस किस चीज पे करना चाहिए कि मैं जिस कोर्ट में जा रहा हूँ या मेरा जो ब्रीफ है, जिस जज के सामने मैं जा रहा हूँ, मुझे उसे किस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कन्विंस करना है। तो हर जज जो भी जिसके सामने आप पेश होते हैं, आपने खुद ही पाया होगा कि वो अलग अलग तरीके से कन्विंस होते हैं। कुछ लोग केस लॉ से कन्विंस होते हैं, कुछ लोग आर्ग्यूमेंट से कन्विंस होते हैं और कुछ लोग किसी चीज से कन्विंस नहीं होते। और they will go by the brief, they will look into the brief and then they will think as to what you have said to them. So when I am sitting on this side of the dais and you have to talk about these new laws, I am focusing on new laws. तो जज आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है और आपको जज से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये मैं आपको बता देती हूँ कि शायद यही जब आप अपने चेम्बर में बैठते होंगे तो तब सोचते होंगे उस जज के पास जाके क्या बोलना चाहिए, उसको किस चीज से रिलीफ मिल जाएगी हमें। तो मैं आपको बस ये बता सकती हूँ कि जब आप क्रिमिनल कोर्ट में आते हैं, जब आप क्रिमिनल कोर्ट में आते हैं और ये नए वाले कानून हैं, तो जितने नए कानून ये आपके लिए है ना, उतने ही नए कानून वो जज के लिए। तो जितना इस कानून को अभी आपने परखा नहीं है, उतना ही इस कानून को भी जज ने परखा नहीं। तो जितने लोग, जो 20% लोग आज इस कानून को क्रिटिसाइज करते हैं और इसलिए आपको पैल्पिटेशन होती है जब आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हो कि उस कोर्ट में मेरी इस दलील को किस तरीके से लिया जाएगा। तो आई वांट टू टेल दिस टू यू कि जिस तरीके से हर चीज को हम लैब में टेस्ट करते हैं, कोई नई चीज होती है हम उसको लैब में टेस्ट करते हैं, हम हर चीज को टेस्ट करते हैं, नई चीज को। हम तो सोने को भी परखते हैं, हम तो सुनार को भी कभी भी हम उनको ट्रस्ट नहीं करते कि सुनार तो किसी के नहीं होते। तो हम तो हर चीज को टेस्ट करते हैं। ये तो नए लॉज हमने बनाए हैं, हमने करीब 35,000 लोगों से बात करके इन लॉज को बनाया है। तो ये लॉज अगर अंग्रेजों के वो वाले कानून भी नहीं टिके तो ये वाले कानूनों को भी उस दौर से गुजरना पड़ेगा जहां इन कानूनों की भी जांच की जाएगी, जहां इन कानूनों को भी परखा जाएगा और ये जाना जाएगा कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम है ये उसकी धरोहर पर और ये उसके टचस्टोन पर ये खड़े बैठते हैं या नहीं बैठते। और आपको हक है, हर अधिवक्ता को ये हक है कि वो जो ये नया कानून और नया इतिहास हमने लिखा है, वो दिल्ली हाईकोर्ट के हर अधिवक्ता को ये अधिकार है कि वो इस मुहिम में शामिल हो और ये जितने भी नए कानून हैं
उसके बारे में उसके जो खुद के विचार हैं और जिस तरीके से उसको अप्लाई करना चाहिए, आप हर जज को बताएं, क्योंकि जब आप जज को ये बताएंगे तभी तो वो जज न्याय करके उसके खरे या खोटे होने का न्याय कर पाए। अभी रिसेंटली एक केस में हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने अभी वापस यूनिट को लिखा है एक कानून के बारे में कि उसके बारे में 6 महीने के अंदर वो डिसाइड करें। आप पढ़िएगा उसको। तो ये लड़ाई, ये मुहिम, लड़ाई नहीं, ये मुहिम तो शुरू हो चुकी है, जहां ये जो नए कानून है इन्हें आपके थ्रू अपनी सच्चाई की या अपनी ऑथेंटिसिटी की लड़ाई अभी लड़। तो मैं आपको केवल यही बताना चाहती थी कि कानून जो नए आए हैं, आपको हर सब लोग ये कह रहे हैं, प्लीज लर्न देम। माय रिक्वेस्ट टू यू इज not to learn them. My request to you is also to unlearn what you have learned in the past. क्योंकि जो नई चीज आई है उसको पढ़िए, मगर जो पुराना भूलने वाली चीज है उसको भी भूलिए, क्योंकि अगर आप उसको भूलेंगे तभी आप नई चीज को लर्न कर पाएंगे। So to end this, I just want to say that this gathering and this dialogue between me, my co-panelists, has been for me very satisfying for one reason, that I see different kind of persons who are listening to me, and I'm so thankful that you have given me that patience, that you have listened to me at this hour without showing any signs of impatience. My advice to you is that despite any criticism, and before criticizing these new laws, I think we should give them this time, we should give them this opportunity, and we should give them this podium where they can be tested, where they can be told whether in the Indian context वो चीजें सही हैं या नहीं है। इसको अंत करने के लिए मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि भारतीयों ने आपको भारतीयों के लिए कानून दिया है। ये मोनिका जी ने कहा था एक लेक्चर में, ये मैंने नहीं कहा है। तो ये जो कानून आपको भारतीयों ने भारतीयों के लिए दिया है, इसका पूर्ण आप उपयोग करें। और दिल्ली उच्च न्यायालय की ये इमारत जो इतिहास की उन कहानियों को संजोए हुए है, जिनमें देश की न्यायिक प्रणाली का गौरव छिपा है, उस गौरव को मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूं कि आप उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। आप दिल्ली हाई कोर्ट के जितने अधिवक्ता हैं, आप अग्रसर बनिए, आप होम रनर बनिए, क्योंकि आपके प्रदेश में इस तरीके के स्टडी सर्कल किए जा रहे हैं जहां आप सबसे आगे बढ़ के आप देश के दूसरे प्रांतों को भी आप बता सकते हैं कि हमने इस चीज को सीखा, हमने इस चीज पर बहस की और हमने इस चीज के लिए कोर्ट से एडजुडिकेशन लिया। इस न्यायालय की गरिमा को बनाने के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। Judges cannot give judgments without you. I have always felt that I am nothing without lawyers. I am, and my judgments are results of those lawyers who have come to me and who have argued their cases before me. I am equally thankful to all of those law researchers, interns, and everyone who works in your offices, जो कभी भी कोर्ट में नहीं आते मगर वो पूरी मेहनत करते हैं। तो आज मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं उन सबको भी थैंक यू कहती हूँ कि आप कभी अगर मेरी तारीफ कहीं करते हैं या मेरी जजमेंट की आप तारीफ करते हैं, तो उस तारीफ के भागीदार आप सभी हैं, क्योंकि अगर आप ना हो तो मैं कभी भी कोई अच्छा फैसला कभी नहीं कर सकती। आप में से जितने यंग लॉयर्स हैं और जितने आदरणीय, जितने भी सीनियर लॉयर्स हैं, उन सबका मैं बहुत शुक्रिया कहती हूँ
उन्होंने मुझे, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हैं, जब मैं मैजिस्ट्रेट बनी थी वो तब से मेरे सामने आते। तो हम सबको बनाने में, चाहे वो जजेस हो, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि आई फील वेरी इमोशनल व्हेन आई सी दैट। क्योंकि जब मैंने पहले दिन कोर्ट में कदम रखा था तो आई वाज अ फ्रेशर। तो मुझे आप ही लोगों ने वो सब सिखाया था जो आज आपको लगता है मुझे आता। मेरे माँ बाप के अलावा आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और इसलिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने सभी शिक्षकों की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि जजेस को बोलने का मौका बड़ा कम मिलता है। तो आज जब ये मौका मिला तो मैंने उसका पूरा फायदा उठाया। मेरे शिक्षकों के लिए, मेरे भारतीय शिक्षकों के लिए, मेरे खुद के शिक्षकों के लिए, मेरी माँ के लिए जो मेरी सबसे बड़ी टीचर थी, मैं अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ जो मेरी खुद की नहीं है मगर मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी ने शिक्षक से पूछा, क्या करते हो आप? शिक्षक का सुंदर जवाब देखिए, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज ए खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। From the core of my heart, and I wish all the success for all the future study circles that Mr. Padar and the entire team will do, and keep shining, and दिल्ली हाई कोर्ट का परचम आप लहराए रखें और इसकी गरिमा को हमेशा बनाए।